जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसकी जो प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिस्ट ने उसको एनालाइज किया और फॉर्मुलेट किए ग्रोथ मॉडल्स अलग अलग प्रकार के। ये जो मॉडल थे ये बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट को फोकस करते थे किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के, या ऐसा कहें कि ये उनकी नकल थी जो डेवलप्ड हो रही थी उन कंट्रीज को इन्होंने कॉपी किया और देखा कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों डेवलप हो रही है। एक फीचर इन सब में सेम था और वो था कि ये सब कीजियंस की सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर डिपेंड करती थी। यानी अगर जब इनकी क्लोनिंग की गई तो ये पता लगा कि ये सब बेस्ड है कीजियंस की सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर, और इस पर पहला और सिंपल मॉडल ग्रोथ का बनाया हेरोड और डोमर ने। ये मॉडल कैपिटल फैक्टर पर डिपेंडेंट था और बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर था ये किसी भी इकोनॉमी की स्टेडी ग्रोथ का या इकोनॉमिक ग्रोथ का। और ये ग्रोथ हासिल की जाती थी सप्लाई और डिमांड में एडजस्टमेंट करके। ये सब क्या है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल में। इसके बाद मिसेस जॉन रॉबिन्सन आई, उन्होंने कैपिटल के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी प्लस कर लिया। और इसके बाद न्यू क्लासिकल्स आए जिन्होंने ये बताया कि कैपिटल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर से और लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल से और टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। इनने टेक्नोलॉजी को न्यूट्रल माना। इसमें जो मॉडल दिया है वो दिया है रॉबर्ट सोलो ने। तो ये मॉडल्स हैं, इसके अलावा भी हम कुछ और मॉडल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हेरोड और डोमर का मॉडल। ये 1939 और 1946 में इन्होंने अपने मॉडल्स दिए थे, अलग अलग टाइम पीरियड पे दिए थे, लेकिन इन लोगों का डिफरेंस यही है कि इनके डिटेलिंग्स में डिफरेंस है। मतलब इन्होंने जो अप्रोच की है वो अलग अलग रास्तों से की है मगर अप्रोच वहीं पर है, वहीं तक है और उसी संसाधन को लेकर है, यानी सिमिलरिटीज इनकी सब्सटेंसेस में है। मतलब यह है कि इन दोनों को एक जैसा ही माना जाता है। इन दोनों ने एक ही चीज को इंपॉर्टेंस दी है, दैट इज कैपिटल एक्यूमुलेशन। अगर हम कैपिटल को इकट्ठा करते हैं, पैसा बहुत हो हमारे पास, तो क्या होगा, हम नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन की हम बढ़ा सकते हैं। हम अपने लैंड, लेबर, मशीन सबको बढ़ावा दे सकते हैं अगर कैपिटल हमारे पास ज्यादा है तो जब नया इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम आएगी और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा कैपिटल स्टॉक एक्सपैंड होगा, हमें और कैपिटल एक्यूमुलेट करने मिलेगा। ओके, ये इनका कंसेप्ट था। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि क्लासिकल्स ने ध्यान दिया है प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट पे, इन्होंने इनकम को इग्नोर कर दिया है, और कीन्स ने ध्यान दिया है इनकम एस्पेक्ट पे, इन्होंने प्रोडक्टिविटी को इग्नोर किया हुआ है। ये दोनों ही एस्पेक्ट जरूरी हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, प्रोडक्शन भी और इनकम भी। इसलिए इन दोनों को साथ में लेकर हेरोड और डोमर ने अपना मॉडल दिया है। ये इसका एक फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले जब हम हेरोड डोमर मॉडल को डिस्कस करते हैं तो उनके एजम्पशंस आते हैं। पहला एजम्पशन है ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसका क्या मतलब है, देखिए, जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, लेबर की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा लेबर की, और जब एक्स्ट्रा लेबर आता है तो एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं। लेकिन हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं, जितनी हमारी हैसियत है, यानी जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही बना सकते हैं। हम मैक्सिमम कैपेसिटी तक ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं। अगर हमारी क्षमता है कि हम 100 गुड्स बनाएंगे तो उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो ये जो मैक्सिमम हम बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, ये सब लिमिटेड है हमारे पास। तो इनका जब पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर ली जाए इनके द्वारा नेशनल इनकम की, तो उसको हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है। तो इसको हेरोड डोमर ने माना है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मतलब यह है कि वहां पर कोई भी डिमांड की शॉर्टेज नहीं है, यानी जितना डिमांड है उतनी पूर्ति कर दी जा रही है 100%, और कोई भी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी सबको काम मिला हुआ है, बशर्ते फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये मैं पीछे बता चुका हूं आप लोगों को, आप उसे देख लीजिएगा। इन शॉर्ट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट है जो किसी गैप की वजह से, गैप हो सकता है मिसमैचिंग का, स्किल्स का, या कोई और गैप
इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई है लेबर्स को या एम्प्लॉयर्स को, इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं वो, तो वो एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये मान के चला जा रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकेंड है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन दी फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट इंटरफियर करती है तो होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, नेशनल डिफेंस को मेंटेन किया जा सकता है, टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज को देकर हम फ्री मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, स्ट्रीट लाइटनिंग, हम मार्केट को रेगुलेट कर सकते हैं, एनवायरमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, लेबर मार्केट्स को, मोनोपॉलीज को, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट में हम यूज कर सकते हैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का, ताकि बिजनेस साइकिल को कंट्रोल किया जा सके, रिसेशन, इन्फ्लेशन को, और इनइक्वालिटी यानी पॉवर्टी को हम रिड्यूस भी कर सकें। ये सारा काम गवर्नमेंट करती है, लेकिन हेरोल्ड डोमर ने बोला हमें नहीं चाहिए, हमको लेजर फेयर चाहिए, फ्रीडम चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस इसमें नहीं होना चाहिए। हालांकि ये गलत है, मगर ये उस समय का एजम्पशन था। इन्हें जो मॉडल बनाया इस पे इन्हें इस एजम्पशन की जरूरत थी। देखिए, एजम्पशंस वो होते हैं जिनके बेसिस पर वो मॉडल बने हुए हैं। एक ऐसी कंडीशन कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा मॉडल काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और वास्तव में नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस चेंज हो गई थी। थर्ड, द मॉडल इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी से आप समझते हैं कोई इंपोर्ट नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, जो कुछ होगा सब अंदर ही अंदर होगा, यानी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिफेंडिंग इटसेल्फ, ऐसी इकोनॉमी हो। देयर आर नो लैग्स इन एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कोई भी टाइम का गैप ना हो। अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको इनकम में बदलने में समय ना लगे। कौन कौन से वेरिएबल्स हुए? इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंडिचर्स और सेविंग्स। ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम से आगे भी जा सकते हैं। सपोज हमने इन्वेस्टमेंट आज किया, रिजल्ट हमें 4 साल बाद मिल रहा है। जैसे आज बुलेट ट्रेन पे हमने इन्वेस्ट किया 150 करोड़ से ज्यादा, उसका रिजल्ट कब मिलेगा? इसी साल मिलेगा क्या? नहीं। और एक्सपेंडिचर्स, जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो हम सेविंग्स कर रहे हैं, ये सब एक ही टाइम पीरियड में होना चाहिए, ऐसा हेरोल्ड डोमर ने माना है। ये एजम्पशन है उनका, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर पीरियड लिया है अपन ने 1 साल का, तो उसी में सब कुछ हो जाए। ओके। फिर इन्होंने एक एजम्पशन बनाया है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये बराबर होनी चाहिए। ये क्या होती है, इस पर वीडियो बना हुआ है, उसे आप देख लीजिए। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, तो उसमें से आप 10 रुपए सेव करते हैं, वो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है 10%। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ी 100 रुपए से 150 रुपए हो गई, कितनी बढ़ी? 50%। तो क्या आप उस 50 रुपए में से 25 रुपए यानी 50% सेव करेंगे? नहीं। कितना भी सेव करेंगे उसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जो बढ़ी हुई इनकम पर जो सेविंग होती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि S अपॉन वाई इक्वल टू डेल S अपॉन डेल वाई। डेल वाई है चेंज इन इनकम, डेल S है चेंज इन सेविंग्स, ये है वाई इनकम और S है सेविंग्स। ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट चेंज होता है जो सेविंग्स में, वो रिलेटिव चेंज के बराबर होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? जो वास्तविकता में चेंज हो रही है इनकम के हिसाब से सेविंग्स, तो इनकम के चेंज के हिसाब से भी परसेंटेज चेंज के हिसाब से, रिलेटिव का मतलब होता है परसेंटेज चेंज के हिसाब से भी चेंज होना चाहिए। इसको आप शायद समझ ना पा रहे होंगे। रिलेटिव क्या होता है? सपोज पिछले साल से अब तक, पिछले साल आपको आपके पापा ने 100 रुपए दिए, इस बार 150 रुपए दिए, कितने बढ़ गए? 50। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? एक्चुअल आपको फायदा कितना है? 50 रुपए का। उसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट है वो। लेकिन 50 रुपए किस पर ज्यादा है? आपने अगर अपने दोस्त को बताया कि यार मेरी कमाई 50 रुपए की है, तो पूछेगा कितने पर है? 1 लाख पर है कि 100 रुपए पर है? 1 लाख पर तो 50 रुपए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो 100 पर है। तो जब हम पिछला साल का रेफरेंस लेकर इस साल में डिफरेंस बताते हैं, उसको हम रिलेटिव बोलते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है, और परसेंटेज के लिए हमको पिछला आंकड़ा लेना जरूरी रहता है। इसको हम रिलेटिव चेंज इन सेविंग्स कहते हैं। तो एब्सोल्यूट चेंज वैल्यू ऑफ इंडिकेटर इन पीरियड 2 माइनस पीरियड 1 करेंगे तो आ जाएगा, और रिलेटिव चेंज जब हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे पीछे वाले पीरियड के हिसाब से। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा।